तो कल हमने बेसिक इंफॉर्मेशन समझा था। आ, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो था वो रिलेटेड था डेविस से। डेविस को और पेंक को कंपेयर करने के पहले मैं चाहूंगा कि आपको ये बताने की कोशिश करूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो एक बार बता चुका हूं लेकिन दोबारा थोड़ा सा समराइज कर दूं। हम सिर्फ ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि धरातल के ऊपरी सतह पर, धरातल समझते हैं ना, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है धरातल, धरातल के ऊपरी सतह पर जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, लैंडफॉर्म्स बनता है, स्थलाकृतियां बनती हैं, उन स्थलाकृतियों के बनने के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेविस भी यही कर रहे हैं और पेंक भी यही कर रहे हैं। तो डेविस और पेंक दो ज्योग्राफर हैं जिन्होंने धरातल पर बनने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को आपको समझाने की कोशिश की। भटकाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले यदि आप डेविस को ठीक से समझेंगे और पेंक को ठीक से समझ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि डेविस और पेंक ही सब कुछ है। डेविस ने जो अपर्दन का चक्र बताया या पेंक ने जो अपर्दन का चक्र बताया, वास्तविक जीवन में जो अपर्दन दिखता है या अपर्दन के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, वह उन दोनों की संकल्पनाओं से काफी अलग है। कई नई नई चीजें उसमें आती हैं। तो दिमाग में आप ये मत स्थापित करिए, बिठाइए। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, नेटवर्क के इश्यूज हो सकते हैं। आप, हालांकि अभी तो कोशिश तो मेरी पूरी है कि आवाज आनी चाहिए। आ रही है साउंड सब लोगों को प्रॉपर? चलिए ठीक है, कभी कभी ऐसा नेटवर्क के कारण ऐसा हो सकता है, कभी साउंड में प्रॉब्लम हो। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको साउंड प्रॉपर मिले सब लोगों को। चलिए, नेटवर्क इश्यूज होता है जब किसी बच्चे को साउंड की प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से नेटवर्क इश्यूज होता है। चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं, कल कहां तक पढ़े थे उसको देख लेते हैं और उसके आगे हम फिर डेविस के आगे पेंक को देख लेते हैं। डेविस में हमने देखा था, ब्लैक ही आई थिंक ठीक है। डेविस में हमने देखा था कि डेविस महोदय ने अपनी जो अपर्दन चक्र की संकल्पना दी थी उसमें उन्होंने ग्राफ के माध्यम से अपनी संकल्पना को बताने की, समझाने की कोशिश की थी। और इसके लिए उन्होंने दो एक्सिस लिया था, एक एक्स एक्सिस था और एक वाई एक्सिस था। एक्स एक्सिस को उन्होंने समय या अवस्था कहा था और वाई एक्सिस जो थी वो समुद्र तल से ऊंचाई था। डेविस महोदय ने कहा था कि जब उत्थान पूर्ण हो जाता है, जो एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड है, डेविस ने कहा था उत्थान शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड है, और जब पूर्ण हो जाता है तो वहां से एक अवस्था प्रारंभ होती है और उस अवस्था को उन्होंने युवा अवस्था या फिर यंग एज कहा था, यूथफुल एज कहा था। उन्होंने कहा था कि उत्थान जब पूर्ण होता है और उसके बाद फिर इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक है, इस तरह की स्थिति बनती है, राइज है, ये पोर्शन क्या है, राइज है, उत्थान है। और ये जो है उत्थान का निचला स्तर है। और यहाँ ये जो नीचे का लाइन है ये बेस लेवल है। बेस लेवल का मतलब समुद्र तल को डिनोट करता है, ये बेस लेवल।
आधार तल है। दो कर्व की बात की थी उन्होंने, एक अपर कर्व, ये राइज को डिनोट करता है, ये अपर कर्व है, ये अपर कर्व है, ऊपरी वक्र है, ये उत्थान को डिनोट करता है। जब बाहरी शक्तियां, अपर्दनकारी शक्तियां काम करना शुरू करती है तो फिर ये अंततः ये कर्व जो है ये थोड़ा डाउन हो जाता है, यानी अपर्दन के बाद ये स्थिति हो जाती है इनकी, ऐसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, अपर्दन के बाद जो स्थिति है इसकी थोड़ी बदल जाती है, और नीचे वाले को डेविस ने एलसी यानी निम्न वक्र कहा, लोअर कर्व कहा, निम्न वक्र, लोअर कर्व कहा। डेविस महोदय ने बताया कि जो युवा अवस्था है उस अवस्था में, युवा अवस्था जो है उस अवस्था में जो नदियां होती हैं वह अपर्दन जो करती हैं बिल्कुल तंग घाटी बनाती हैं, बिल्कुल तंग घाटी। तंग घाटी का मतलब गहरा ज्यादा होता है घाटी और चौड़ाई कम होती है घाटी की, और फिर चौड़ाई थोड़ी बढ़ती है, गहराई उतनी ही रहती है। ये नदी के दोनों किनारे को तो दिखा रहा है अलग अलग समय के अनुसार। पहले इसका इस एज में होती है तो नदी इस तरह दिखती है, नदी का तल ऐसा दिखता है, यानी नदियां दो तरह की अपर्दन कर रही है, बॉटम को भी अपर्दन कर रही है और तट को भी, कल बताया था। फिर चौड़ाई थोड़ी बढ़ती है और गहराई भी बढ़ती है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद ये जो स्थिति होती है यहां से गहराई कम हो जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है, यानी ये वाला इरोजन बढ़ता है और ये इरोजन कम होने लगता है। ये यहां से, जहां से ऐसा होता है वहां से अवस्था बदल जाती है। ये जो अवस्था है ये प्रौढ़ा अवस्था में एंटर कर जाती है नदियां यहां से, यानी कि मैच्योर एज में आ जाती है, प्रौढ़ा अवस्था, मैच्योर एज में आ जाती है नदी। मैच्योर एज में नदी के साथ कंडीशन ये होता है कि उसकी जो गहराई है वो दिन ब दिन कम होते जाती है और चौड़ाई जो है, मतलब उसकी चौड़ाई और बढ़ती जाती है, यानी तटों को ज्यादा काटता है, तटों को ज्यादा काटने लगती है नदियां और बॉटम को कम काटने लगती है। और फिर ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों ही खत्म होने लगता है, यानी इसमें गहराई भी कम है, चौड़ाई अभी भी थोड़ा ज्यादा है, चौड़ाई और कम गया, चौड़ाई और कमते गया, और अंततः ना चौड़ाई रहता है ना गहराई रहता है। तो ये जो येलो कलर का कर्व दिखा रहा है, ये येलो कलर का कर्व डिफरेंट डिफरेंट फेज बताने की, अवस्था बतलाने की कोशिश में आपके लिए यूज किया है। ये जो है लास्ट वाला ये वृद्धावस्था है, और इसी कर्व के माध्यम से इन तीनों अवस्थाओं में नदियों द्वारा, जो अपर्दन का एक सबसे प्रमुख दूत है फ्लोइंग वाटर, नदियों के द्वारा अपर्दन का जो सबसे मुख्य कार्य है उसमें इन तीन अवस्थाओं के माध्यम से किन किन तरह की स्थलाकृति व नदियां बनाती हैं ये डेविस महोदय ने बताया है। कई गलतियां हुई हैं डेविस से, उन्हीं गलतियों को पेंक ने पकड़ के उसकी आलोचना कर दी है, घोर आलोचना। लेकिन डेविस का प्लस पॉइंट यह है कि डेविस ने जो भी काम किया वो बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअल में नदियों को एग्जामिन किया, एक दो दिन नहीं, 7 वर्षों तक, मोर देन 7 इयर्स तक मिसिसिपी, मिसौरी और यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट नदियों पर नजर रखा डेविस महोदय ने, और उनपे उनके जो आंकड़े थे उन आंकड़ों को उन्होंने स्टडी किया, तब जाकर के डेविस महोदय ने ये पूरा का पूरा इन्होंने अपना संकल्पना, अपनी पूरी की पूरी थ्योरी दी। ठीक है, आवाज में दिक्कत तो नहीं है ना? किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताइएगा। सब ठीक है सोनी? अब साउंड आ रहा है प्रॉपर आपको? चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपसे डेविस की तीनों अवस्थाओं के साथ साथ 10 पॉइंट डेविस का दिमाग में रखिए, ताकि अंतर करते समय पेंक से आपको बेहतर, मतलब दोनों का अंतर यदि पूछ दे तो आप अच्छा आंसर लिख पाए। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, डेविस का सबसे पहला पॉइंट,
नोट भी करते जाइए। आज से मैंने सोचा है कि कुछ कुछ चीजें नोट करवाऊंगा, तो कॉपी पेन अपने पास रखिए। डेविस की 10 मूल बातें, यदि केवल डेविस भी पूछता है तो वो 10 बातें दिखनी चाहिए, और यदि अंतर भी पूछता है तो उसमें ये 10 बातें दिखनी चाहिए। मास्टर की नोट कर लीजिए। पहली बात डेविस की नोट कीजिएगा। पहली बात डेविस का वो डायलॉग नोट कर लीजिएगा। कौन सा डायलॉग? डेविस का ट्रिकूट, ट्रायोज ऑफ डेविस। डेविस में 10 मेन पॉइंट्स ऑफ डेविस लिख लेते हैं हम लोग सबके सब। 10 पॉइंट्स ऑफ डेविस, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आंसर में ये जरूर दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखिए, अ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। और हिंदी माध्यम है तो हिंदी में लिखिए, स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। पहला डायलॉग डेविस का ये जरूर दिखना चाहिए। डैश देके डेविस भी लिख दीजिए, ताकि लगे जैसे कोटेशन लिखते हैं ना, तो उसके डैश में उनका नाम लिखते हैं, वैसे डेविस लिख दीजिए। एक बहन पूछ रही है, हाँ इंग्लिश में बोलता हूं सोनाली, एक बहन पूछ रही है, सर ग्राफ के लिए स्लोप एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं क्या? यदि आप देखिए, अभी हम जब आपको पेंक पढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन हम आपसे जरूर पूछेंगे भी, और आपके मन में भी आएगा कि सर डेविस और, हम प्रभा जी को बता रहे हैं, डेविस और पेंक में मूल अंतर क्या है? देखो, पेंक ने कुछ नया नहीं किया, जैसे कि आजकल के टीचर कुछ नया नहीं करते, हम लोग कुछ नया नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें अलग अलग किताबों में हैं उन्हीं चीजों को बस सिंपल फॉर्म में आपको बता रहे हैं, ताकि आपका दिमाग कन्विंस हो जाए कि ये चीजें आ गया मुझे। और कुछ नहीं करता आज का टीचर, ठीक है? तो डेविस और पेंक में यही तो एक चीज का अंतर है, क्या? ढाल प्रतिस्थापन की बात, यानी स्लोप की बात पेंक करता है, स्लोप की बात डेविस नहीं करता है। डेविस स्लोप को ज्यादा महत्व नहीं देता है, डेविस स्लोप को ज्यादा महत्व नहीं देता है, और पेंक का सब कुछ, पूरा सिद्धांत ही पेंक का स्लोप पे निर्भर करता है। पेंक स्लोप को बहुत महत्व देता है, हद से ज्यादा। पेंक की माने तो सारा खेल ढाल का है, जो कि रियलिटी में नहीं है। केवल ढाल ही स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं कर देता है। ढाल बहुत है, मान लो पानी है नहीं नदी में तो वर्षा ही नहीं हुआ तो तो क्लाइमेट भी तो एक फैक्टर है। ढाल बहुत है यदि और बारिश ही नहीं हुई तो क्या होगा, या वाटर का सोर्स ही नहीं है और या फिर ढाल बहुत है लेकिन जिससे ढाल है उसमें चट्टान बहुत ज्यादा रिजिड है, टफ चट्टान है, तो फिर पेंका फाड़ देगा, क्या अरे गलती हो गया भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं कि डेविस जो है वो ज्यादा फोकस, डेविस का फोकस अवस्था पे ज्यादा है, स्टेजेस पे ज्यादा है। डेविस इसको चक्र प्रूफ करने में लगा हुआ है, और डेविस इसमें संरचना पे भी ध्यान देता है। डेविस इसमें अपर्दन के प्रक्रम पे भी ध्यान देता है, यानी डेविस का थोड़ा सा तरीका सरल है, सिंपल है। पेंक जो है इसका तरीका मैथमेटिकल है, गणितीय है, जटिल है। पेंक इसको जटिल बनाता है, तो पहले पेंक समझ लेंगे ना तब वहां आएंगे। बस यहां मैं ये बताना चाहता हूं प्रभात जी को कि ढाल का सीधा कनेक्शन पेंक से है। पेंक ने ढाल प्रतिस्थापन के सिद्धांत को अपने अपर्दन चक्र की संकल्पना में जोड़ा है, तो ढाल को ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंक ने दिया। डेविस ने ढाल को एक सामान्य सा अवयव माना है। डेविस ने ढाल पर ज्यादा, ये डेविस की कमी भी है, डेविस को भी थोड़ा बहुत ढाल के बारे में बात करनी चाहिए। तो पहले डेविस के 10 पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे दोबारा समझने की। पहला पॉइंट लिखिएगा डेविस का, हम सिर्फ डायलॉग डायलॉग लिखा रहे हैं। ईयर वीयर आपको बता चुके हैं कि 1899 में दिया था, कौन था विलियम मॉरिस डेविस, कहां से इंस्पायर्ड हुआ, पिछले क्लास में बता दिया। आज का काम है कि 10 पॉइंट्स बताना, ये मुझे पेंक पढ़ाने में मदद करेगा, दोनों की तुलना करने में मदद करेगा। तो डेविस का पहला पॉइंट क्या है, याद लिखिएगा कि स्थल रूप यानी कि लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप, संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल है। इंग्लिश में अ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम।
अ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम। नीचे लिखिएगा दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ट्रियोज ऑफ डेविस, ट्रायोज बोलिएगा, ट्रायोज, TRIOS, ट्रायोज ऑफ डेविस, इन्हीं तीनों को ट्रायोज ऑफ डेविस कहते हैं, यानी हिंदी में कह सकते हैं डेविस के त्रिकूट, डेविस के त्रिकूट या ट्रायोज ऑफ डेविस। कौन कौन है? वही तीनों है। डेविस के ट्रायोज ऑफ डेविस की बात यदि करते हैं तो वही तीन है। कौन कौन? संरचना, प्रक्रम और अवस्था। हेलो, अभी क्लास हो रही है। संरचना, प्रक्रम और अवस्था। अवस्था के लिए आप समय भी बोल सकते हैं। डेविस बहुत ज्यादा महत्व देता है इन तीनों को। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें डेविस की कही हुई है, वो डेविस का डायलॉग तो मैंने लिखा ही दिया आपको, डेविस के ट्रेयोस पे याद रखिएगा। तीसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात, डेविस ने कहा है कि उत्थान जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, ठीक है, उत्थान याद रखिएगा, उत्थान, राइज इज अ शॉर्ट पीरियड। आप भी लिखिए, उत्थान एक लघु अवधि वाली या छोटी अवधि वाली घटना है, छोटी अवधि वाली घटना है। ये इनका गलत स्टेटमेंट है, लेकिन हमें याद रखना है। अलग सेंस में कहा था उन्होंने, लोगों ने अलग सेंस में लिया। उत्थान एक छोटी अवधि वाली घटना है। और चौथी बात उन्होंने क्या की, अपरदन तभी प्रारंभ होता है, अपरदन तभी प्रारंभ होता है जब उत्थान पूर्ण हो जाता है, जब उत्थान पूर्ण हो जाता है। अपरदन तभी प्रारंभ होता है जब उत्थान पूर्ण हो जाता है। ये डेविस की पंक्ति है। इन सारी पंक्तियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पंक्तियां आगे काम आएंगी। पहली बात ये कि अपरदन उत्थान पूर्ण होने की प्रतीक्षा करता नहीं है, लेकिन डेविस मानते थे। लिखते जाइए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखिए। पहली बात लिखिए, राइज इज अ शॉर्ट पीरियड, राइज इज अ शॉर्ट पीरियड, ये डेविस ने कहा था कि राइज एक शॉर्ट पीरियड होता है। और दूसरा पॉइंट जो डेविस ने ही कहा, वो भी लिख लीजिए, इरोजन्स, इरोजन starts, erosion starts when rising of the landscape, rising of the landscape completes, और finished लिख सकते हैं। तो डेविस का स्टेटमेंट, दो पॉइंट्स आपने अब तक में नोट कर लिया होगा कि डेविस का कहना था कि राइज फिनिश हो जाता है, देन स्टार्ट होता है क्या, आपका इरोजन स्टार्ट होता है। दो पॉइंट और लिखिए, एक दो पॉइंट्स। उसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, वो जो लास्ट पॉइंट हमने बताया। कभी कुछ किताबों में लिखा होगा कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता है, यानी जब तक राइज फिनिश नहीं हो जाता,
तब तक अपर्दन स्टार्ट नहीं होता। ऐसा करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेविस का। शॉर्ट पीरियड वाला पॉइंट लिख लिए। लिखेंगे रिवर्स erode their bottom for channel gradation अपने तली को, नदियां अपने तली को इसलिए काटती है ताकि 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 वह बेस लेवल, आधार तल को पा सके, आधार तल को पा सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेविस ने अपने अपर्दन चक्र को मानव जीवन की तरह 3 अवस्थाओं में बांटा, 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला तरुणावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था और तीसरा जीर्णावस्था। जीर्णावस्था इंग्लिश में भी लिख लीजिए। डेविस has divided his cycle of erosion in 3 stages: youthful stage, mature stage, and old stage, like human life. Human life. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेविस। अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डेविस according to Davis, rivers have maximum erosional forces in his youthful stage. Youthful stage. Youthful stage. हिंदी में भी लिख लेंगे। नदियों की अपर्दनात्मक क्षमता युवावस्था में सर्वाधिक होती है। युवावस्था में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक बार रिपीट करेंगे इस पॉइंट को। नदियों की अपर्दनात्मक क्षमता युवावस्था में सबसे अधिक होती है। इस अवस्था में नदियां वैली डीपनिंग
घाटी गर्तन की क्रिया करती है। वैली डीपनिंग, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं वर्टिकल वर्टिकल इरोजन या बॉटम इरोजन। तो वैली डीपनिंग, घाटी गर्तन बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए दो बातें आती है, एक आती है वैली डीपनिंग, एक आती है वैली वेडनिंग। तो वैली डीपनिंग का मतलब हो गया जब नदियां नीचे बॉटम, जब नदियां बॉटम को काट रही हैं, वी आकार की घाटी बना रही हैं, बिल्कुल इधर काट रही हैं, ये वैली डीपनिंग है। और जब नदियां इधर दोनों तरफ काट रही हैं, इधर लैटरल इरोजन कर रही हैं, तो वो हो गया एक तरीके से वैली वाइडनिंग, घाटी का चौड़ा करना। तो अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू डेविस, डेविस के अनुसार प्रौढ़ावस्था में नदियां पार्श्विक अपर्दन या लैटरल इरोजन करती हैं। इंग्लिश वाले लिख लीजिए, लैटरल इरोजन हैपेंस स्पेशली इन मैच्योर एज फॉर वैली वाइडनिंग। वैली वाइडनिंग, वैली वाइडनिंग। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, इन मैच्योर एज, सॉरी ओल्ड एज, इन ओल्ड एज, इन ओल्ड वे एज, इन ओल्ड एज erosional forces of river, erosional forces of river decreases, decreases हम नंबर से काउंट करके तो नहीं लिखे हैं, तो आप पॉइंट को पूछ सकते हैं जहां आप रह गए। हम नंबर ने काउंट नहीं किया, एक बच्चा नंबर लिख रही है। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको ग्रुप डाल देंगे हम ग्रुप में। प्रौढ़ावस्था के बारे में बोल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रौढ़ावस्था में नदियों की अपर्दनात्मक क्षमता कम हो जाती है। अपर्दनात्मक क्षमता कम हो जाती है और निक्षेपन, डिपोजिशन प्रारंभ हो जाता है, या निक्षेपन अधिक करती हैं। लिखिए लास्ट पॉइंट, लिखिए अकॉर्डिंग टू डेविस, डेविस के अनुसार, डेविस के अनुसार नदियां ओल्ड स्टेज में मियांडर बनाती हैं। नदियां ओल्ड स्टेज में मियांडर बनाती हैं, ओल्ड स्टेज में मियांडर, मियांडर बनाती हैं। मियांडर का हिंदी होता है, मियांडर इंग्लिश टर्म है, मियांडर का हिंदी होता है विसर्पन। विसर्पित घाटियां, सांप की तरह ऐसे रेंगती हुई घाटी, विसर्पन, सांप की तरह रेंगती हुई घाटी मियांडर बनाती हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए, एट द एंड रिवर्स क्रिएट पेनी प्लेन, पेनी प्लेन हिंदी में संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। स्पेलिंग थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। एट द एंड रिवर क्रिएट्स पेनी प्लेन, संप्राय मैदान, PENE होगा, PENE,
पेनी प्लेन, पेनी प्लेन संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। And in this penny plain, there are some residual mountains, there are some residual hills, yeah, remains of hills. Davis has given name to him, Monadnock. Monadnock. कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां, लास्ट पॉइंट लिखिए, वृद्धावस्था में नदियां जहां संप्राय मैदान बनाती हैं, नदियां जहां संप्राय मैदान बनाती हैं, वहां कुछ अवशिष्ट पहाड़ियों जैसी संरचना, अवशिष्ट पहाड़ियों जैसी संरचना के अवशेष मिलते हैं, पहाड़ियों जैसी संरचना मिलती है, जिसे डेविस महोदय ने मोनाडेनॉक नाम दिया, मोनाडेनॉक, मोनाडेनॉक नाम दिया। डेविस महोदय ने मोनाडेनॉक नाम दिया। अब ये 10 पॉइंट जो हैं, 8-9 पॉइंट आपके पास होंगे। इसके अलावा कुछ बातें सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपके आंसर में जो आप आंसर लिखेंगे, एक तो ग्राफ बेहतर बन जाना चाहिए, जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया वो ग्राफ बन जाए, ये जो हमने बनाया ऐसा। और ग्राफ के बाद तीनों स्टेज का विवरण आप दे दीजिए कि किस स्टेज में डेविस ने क्या बतलाने की कोशिश की है। डेविस ने बताया है कि युवा अवस्था में कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, गॉर्ज बनती हैं, और क्या बनती हैं, भी आकार की घाटी बनती है, भी आकार की घाटी बनती है, और क्या बनती है युवा अवस्था में, कैनियन बनती है, कैनियन बनती है युवा अवस्था में, पोर्टहॉल बनती है, पोर्टहॉल, पोर्टहॉल बनती है, बताता हूं पोर्टहॉल क्या होता है, क्षिप्रिका बनती है युवा अवस्था में, क्षिप्रिका बनती है युवा अवस्था में, और क्षिप्रिका के अलावा क्या बनती है, जल, इसी को क्षिप्रिका या फिर क्षिप्रिका ही कहते हैं, आप छोटा सा आप झरना कह सकते हैं, क्षिप्रिका बनती है, वाटरफॉल भी बनती है जिसको आप झरना या निर्जर करते हैं, ठीक है। ये सब के सब युवा अवस्था में ही बनती हैं ज्यादातर। वी शेप्ड वैली सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अकॉर्डिंग टू डेविस इन यूथफुल स्टेज। वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन, पोर्टहॉल, झरना, क्षिप्रिका, हम जब रिवर पढ़ेंगे तो वहां पे एक बार पढ़ेंगे। और प्रौढ़ावस्था में अकॉर्डिंग टू डेविस की बात करें तो मियांडर यहां भी बनना शुरू होता है, चौड़ी घाटी बनती है, मियांडर बनता है, चौड़ी नदी घाटी बनती है, चौड़ी घाटी बनती है, ठीक है। नदी घाटी वेदिका बनती है, वेदिका, तटीय वेदिका बनती है, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जब जहां मियांडर बनती है तो जाहिर सी बात है कि यहीं से गोखुर झील बनना शुरू हो जाता है। तो गोखुर झील दोनों ही स्टेजेस में बनते हैं, वृद्धावस्था में भी बनते हैं गोखुर झील और प्रौढ़ावस्था में भी। तो ये जो गोखुर ऑक्सबो लेक है, गोखुर झील बनते हैं यहाँ पे। गोखुर झील के अलावा वृद्धावस्था का ही पहचान है ये मियांडर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, तो मियांडर यहाँ भी मिलता है। और क्या मिलेगा यहाँ पे मियांडर के अलावा वो मोनाडेनॉक मिलेगा, मोनाडेनॉक मिलेगा। और मोनाडेनॉक के अलावा क्या मिलेगा, डेल्टा, और क्या मिलेगा, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी। तो इन सारे स्थलाकृतियों की बात भी करते हैं डेविस अपने अवस्थाओं को एक्सप्लेन करते समय कि किस अवस्था में क्या निर्मित होता है, और इसके लॉजिक को भी बताता है, ठीक है।
हाँ, रिवर पायरेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, डेविस ने उस पर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया, क्योंकि उसका पूरा फोकस बेसिकली किस पे था कि इरोजन्स और इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म पे। ठीक है, रिवर पायरेसी का मतलब होता है सरिता अपहरण। सरिता अपहरण यानी नदी का अपहरण करना। तो नदी का अपहरण जो मेन टर्म डेविस ने कहीं एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया, उस पर फोकस नहीं किया, ये है जब ऊपरी ढलान पे नदियां होती हैं तो वहां पे एक टर्म बार बार डेविस ने यूज किया है, वाटर डिवाइडर, जल विभाजक की बात की है। वाटर डिवाइडर क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक एक ऐसी पहाड़ी जैसी संरचना है जिस संरचना के एक ओर का वर्षा का जल अलग दिशा में और दूसरी ओर के वर्षा का जल अलग दिशा में गति करेगा यदि यहाँ पे वर्षा होती है तो। यानी कि जल के यदि स्रोत यहाँ पे वर्षा करते हैं या पानी कहीं हिम से पिघलता है तो कुछ पानी इस ओर मूव करेगा, यानी दो विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि बीच वाला पोर्शन क्या है, ऊंचा है। जैसे मैंने एक गाय का उदाहरण दिया था कि गाय के पीठ पर पानी डालो तो जो बीच का लकीर है, आधा उससे दूसरी तरफ और आधा दूसरी तरफ पानी फिसल के नीचे गिरेगा। तो वाटर डिवाइडर की बात जरूर करते हैं डेविस महोदय, कि जो वाटर डिवाइडर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर डिवाइडर से ही इरोजन स्टार्ट होता है, यानी यूथफुल स्टेज में एक और टर्मिनोलॉजी को डेविस क्वाइन करते हैं, तो वाटर डिवाइडर के रूप में। जो बिल्कुल सामान्य स्तर का स्टूडेंट है जिसका ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, वो बेसिकली ऐसे पढ़ो कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का जो नाम होगा कि डेविस के अपवर्तन चक्र की संकल्पना का विवरण दे। ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। कैसे आप लिखोगे, माइंड मेकअप कर लो कि भाई मैं, यदि ये क्वेश्चन आता है डेविस का अपवर्तन चक्र, ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो जाएं, और यदि आपका माइंड अलाउ करता है, आपका इंटरेस्ट अलाउ करता है, देन आप डेप्थ में जा सकते हैं। अदरवाइज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज माइक ऑफ रखिए, कि आप ज्यादा अभी से नेगेटिव माइंड में मत लाइए कि मुझे ये बहुत डिफिकल्ट है। सोच आपकी है, सिंपल है। नदी आपने देखा है, नदियों के आसपास आप बड़े हुए हो, नदियां कहां से ओरिजिन होती है और कहां गिरती है ये आपने भी देखा है। उसको सिर्फ किताबी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। नदी के जीवन को, नदी का जन्म से लेके नदी के मृत्यु तक के जीवन में नदियों के साथ क्या क्या नदियां करती हैं, क्या क्या नदियां बनाती हैं, उसको ही एक साइंटिफिक तरीके से बतलाने की कोशिश की है दोनों ने ही, डेविस ने भी, पेंक ने भी। बतलाने का तरीका थोड़ा साइंटिफिक है, किसका, पेंक का, और साइंटिफिक है, हम अभी बात करेंगे क्या क्या। डेविस का थोड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। डेविस ने कहा जैसे मानव के जीवन की तीन अवस्था होती है। युवा अवस्था, इसमें ऊर्जा बहुत होता है मानव में, किसको फोड़ उड़े, किसको तोड़ उड़े, इधर मार कर रहा है, उधर पीट रहा है, किसी को फाड़ रहा है, चिर रहा है, किसी से भी टकरा जा रहा है, पर्वत पठार सबको तोड़ देंगे। मतलब बहुत ऊर्जा का स्तर बहुत टॉप पे होता है। तो बहुत ऊर्जा होती है मानव के यूथफुल स्टेज में, तो यहाँ पे मानव बड़े बड़े काम कर सकता है यदि उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है इस समय जब वो यूथफुल स्टेज में है। तो वैसे ही रिवर भी जब यूथफुल स्टेज में होती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी यानी पावर ऑफ इरोजन, कैपेसिटी ऑफ इरोजन ज्यादा होता है, अपरदन की क्षमता ज्यादा होती है। और जब क्षमता ज्यादा होती है ना, तो वो कोशिश करती है, एक प्रयास करती है कि मैं समुद्र तल तक गड्ढा कर दूं। मैं अपरदन का दूत हूं, मुझे नियुक्ति ही किस लिए हुई है, हम समतल करने आए। कहां तक समतल, समुद्र तल के लेवल को लाना। तो अपने बेस लेवल को पहुंचने के लिए चैनल को मेंटेन करने की कोशिश करती है। समुद्र तल से अपने उद्गम को मेंटेन करने के लिए वो कोशिश करती है कि हम कितना धंसे और नीचे के हम उस पे, मतलब कम से कम वहां पे मेरा मतलब स्लोप जो है वो स्लोप मैनेज हो जाए, समुद्र तल के बराबर हो जाए। इसलिए वो वहां बॉटम को ज्यादा काटती है, यानी घाटी को गहरा करती है, वैली डीपनिंग करती है। और इस डीपनिंग करने के दौरान और इस अवस्था के दौरान कुछ आकृतियां ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, जैसे गॉर्ज बन जाती है, जैसे कैनियन बन जाती है, ऑटोमेटिकली गॉर्ज बन जाती है, कैनियन बन जाता है, कहीं कहीं पोर्टहॉल बन जाता है। जैसे मान लो कि ऊंची पहाड़ी है, ठीक है, ऊंची पहाड़ी है और इस पहाड़ी से पानी गिर रहा है, मान लो नदी गिर रही है ऊंचाई से। प्लीज पप्पू जी माइक ऑफ रखिए अपना।
माइक ऑफ रखेंगे। क्लास में क्या होती है कि बाकी लोगों को फिर इरिटेशन होने लग जाता है उससे, जो लोग हेडफोन यूज कर रहे हैं या साउंड में। तो मैं कह रहा था कि यदि मान लो कि जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से नदी यहाँ से गिर रही है, सपोज ये पहाड़ी है, यानी ठोस चट्टान है, यहाँ से ठोस चट्टानों से ये नदी गिर रही है, और यहाँ भी मान लो ठोस चट्टान है, ठोस चट्टान है मान लो, ठीक है। तो जब पानी यहाँ पे गिरेगा ना, जब वाटरफॉल यहाँ से होगा, तो क्या होगा कि चोट के कारण नीचे ऐसे गड्ढा हो जाएगा, और ये गड्ढा धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जब अंदर की तरफ बढ़ता जाता है और फिर ये पूरा गड्ढा हो जाता है, तो एक समय ये पहाड़ी का जो हिस्सा है ना, पर्वत का, ये यहां से टूट के गिर जाता है। अभी रिसेंटली ब्राजील में एक झील में 7 लोग मर गए। अभी रिसेंटली ब्राजील में एक झील में 7 लोग मर गए, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। एक पूरी पूरी की पूरी पहाड़ी, इतनी बड़ी पहाड़ी टूट करके से नीचे गिर गई, सीधे नीचे गिर गई। क्यों? जो झरना गिर रहा था यहां से, उसने इसको कमजोर किया और इसके नीचे पोटहोल बना दिया होगा। तो बेस खत्म हो जाने के कारण दरार बढ़ती गई होगी, और नतीजा ये गिर गया। तो गिरने के कारण क्या हो गया, और बड़ी घाटी बन गई। तो ऐसे ही इरोजन का जो प्रोसेस है, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो डेविस ने अपने इस थ्योरी में, जो सिद्धांत है डेविस का, डेविस की थ्योरी जो है, उसमें उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में जो भी बनती है संरचनाएं, उन संरचनाओं को कोशिश की है, बतलाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि पहली अवस्था जो थी तरुणावस्था, उस अवस्था में क्या क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेविस, पहली अवस्था में जो पहाड़ियों के शिखर हैं, पहाड़ियां, जिन पहाड़ियों पे नदियों को ओरिजिन होता है नदियों का, यानी यूथफुल स्टेज में, वहां पे जो वाटर डिवाइडर है, वो वाटर डिवाइडर के कारण छोटी छोटी धाराएं एक साथ बह के आती हैं, सरिता बनाती हैं। ये जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं, रिल्स आती हैं, ऊपर से बहती हुई नीचे आती हैं, वो धाराएं एक दूसरे में मिलके एक बड़ी धारा बनाती है। और ये जो एक बड़ी धारा बनाती है, यहां से उद्गम माना जाता है। जैसे हम गंगा की बात करें, तो गंगा में भी ऊपर केदारनाथ के पास, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के पास 2 पेन गंगा, बेन गंगा, और जो अलकनंदा और बेन गंगा दोनों आती है। ठीक है, नहीं नहीं, विष्णुपदी, देखो ध्यान देना, यहां बहुत जरूरी है समझना। इस चीज को समझोगे तभी समझ में आएगा उस सरिता अपहरण वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है। जो मंदिर है ना, बद्री, विशाल बद्रीनाथ का मंदिर, B4 बद्री लिख देता हूं। बद्रीनाथ के मंदिर के ठीक ऊपर इधर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। इस ये जो बड़ी नदी आती है अलकनंदा, लेकिन ये बड़ी नदी 2 छोटी नदियों के मिलने से बनती है। किससे किससे? एक का नाम है विष्णुपदी, एक नदी का नाम क्या है, विष्णुपदी, और दूसरे नदी का नाम क्या है, एक नदी छोटी सी थी उसका नाम विष्णुपदी है, और दूसरी का नाम है बाण गंगा या बेन गंगा। धौली गंगा लिखे, धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा है। तो धौली गंगा और विष्णुपदी, ये दो जब आपस में मिलती है, ठीक है, धौली गंगा और विष्णुपदी दोनों मिल जाती है, तो वहां से, ठीक है, इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, और यहां से अलकनंदा बन जाती है, अलकनंदा बन जाती है। उसी तरह से फिर अलकनंदा में इधर से एक नदी आती है, पिंडार नदी, वो मिल जाती है तो कर्ण प्रयाग बन जाता है। ये इधर से एक अलग नदी आई, पिंडार नदी, और पिंडार नदी से भी आगे ये चलती जाती है, चलती जाती है, और फिर इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग है। प्रयाग माना नदियों का संगम स्थल, तो ये रुद्रप्रयाग है। ये पिंडार जहां मिलती है कर्ण प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग है। तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग का नाम सुना होगा। आगे जब जाती है, अभी भी ये जो नदी है ना, अब इसका नाम अलकनंदा ही है। तो नदियों का नाम उसके चैनल के नाम के आधार पे पड़ता है। ठीक है, जैसे ये आई ना, मान लो ऊपर से विष्णुपदी, और इधर से आई कौन, धौली गंगा। तो विष्णुपदी और धौली गंगा दोनों के मिलने के बाद जब पानी की मात्रा बढ़ गई, तो चैनल और डीप हो गया।
तो जो चैनल डीप हो गया तो ये चैनल ना तो इसके बराबर रहा ना इसके बराबर, इन दोनों से ज्यादा गहरा नदी की घाटी बन गई, तो इसका नाम यहां से अलकनंदा पड़ गया। ठीक है, अलकनंदा। अब आगे अलकनंदा से ज्यादा गहरा किसी का चैनल नहीं है, तो जब तक अलकनंदा से गहरा चैनल किसी का नहीं होगा, इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहेगा। क्यों? इधर से जो मंदाकिनी आई, मंदाकिनी का भी जो है, मंदाकिनी की भी जो बॉटम है, चैनल है, घाटी है, वो अलकनंदा से कम है, कम गहरी है। तो ज्यादा गहरा चैनल किसका? अलकनंदा। तो आगे अलकनंदा। फिर भागीरथी आई, और यहाँ पे रुद्र भागीरथी जब आई तो देव प्रयाग बन गया। यहाँ पे भी इसका नाम यहाँ के बाद ना अलकनंदा से ज्यादा गहरा हो गया बॉटम, और एक नया सिस्टम शुरू हुआ, गंगा। तो गंगा बेसिकली देव प्रयाग के बाद से इसका नामकरण गंगा पड़ा, क्योंकि इसके मिलने के बाद ये जो भागीरथी है इसका चैनल, और इस अलकनंदा का जो चैनल है, पानी का जो बेसिन कह सकते हैं, नदी द्रोणी, शुद्ध हिंदी में इसको नदी द्रोणी कहते हैं, और सामान्य शब्द में रिवर बेसिन कहते हैं। तो रिवर बेसिन जो उसका जो बॉटम होता है, जो निचली लाइन है, उस रिवर बेसिन का जो डीपेस्ट लाइन होगा, सबसे गहरा लाइन होगा, उसको चैनल कहते हैं। तो जो जिस नदी का चैनल गहरा ज्यादा होता है, उस नदी के नाम से उस नदी का नाम पड़ जाता है। अक्सर जिसका वाटर कैपेसिटी ज्यादा होता है वो ज्यादा गहरी होती है, और जिसकी वाटर कैपेसिटी कम होती है, इरोजनल पावर कम होता है, उसको वो क्या कर लेता है? चुरा लेता है उसका पानी, यानी उसका अपहरण कर लेता है। दैट इज कॉल्ड रिवर कैप्चरिंग बोलते हैं इसको, रिवर कैप्चरिंग, या फिर सरिता अपहरण कहते हैं इसको। तो याद रखिएगा कि ये सब के सब जो गंगा का निर्माण हुआ है, ये कई नदियों का पानी को ये कैप्चर किया। विष्णुपदी, धौली गंगा, पिंडार, और मंदाकिनी और भागीरथी, इन सब के आगे मिलने के बाद ही इनका एक निर्माण हुआ गंगा का। तो गंगा वाला कॉन्सेप्ट जानबूझ के हमने आपके सामने रखा, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि नदियां अपनी युवा अवस्था में कई सारे कार्य करती है। उनमें से एक कार्य सरिता अपहरण का भी है। सरिता अपहरण का मतलब छोटी छोटी नदियों का जो पानी है, वो धाराओं के पानी को वो कवर अप करती है और एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। ये था यूथफुल स्टेज। और यूथफुल स्टेज के जो मेन लैंडफॉर्म्स हैं, वो हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स है वी शेप्ड वैली। एंड वी शेप्ड वैली के अलावा गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया, पोटहोल हो गया, वाटरफॉल हो गया। ये सब के सब जो है क्षिप्रिका को एक तरीके से आप कह सकते हो, क्षिप्रिका इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसके लिए रैपिड्स वर्ड यूज, सॉरी इंग्लिश में रैपिड यूज होता है, हिंदी में क्षिप्रिका यूज होता है। तो रैपिड, वाटरफॉल और पोर्टहॉल, कैनियन, गॉर्ज, वी शेप्ड वैली एक्सेट्रा, दीज आर द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर्स इन यूथफुल स्टेज। तो यूथफुल स्टेज का वर्णन करते समय आप इन पर ज्यादा फोकस ना करके डेविस ने क्या बतलाया उस पर फोकस करना। कई बच्चे डेविस को भूल जाते हैं और वो नदी का पूरा वो लिख के आ जाते हैं, फ्लूवियल टोपोग्राफी लिख के आ जाते हैं। नहीं, आप जब डेविस लिखना तो फ्लूवियल टोपोग्राफी वाला सीन मत देना ज्यादा। डेविस ने क्या बातें की उन पे फोकस करना प्लीज। विभू जी कुछ पूछना है आपने? ध्यान रखिएगा अपने माइक का, नहीं तो फिर आपके साथी को दिक्कत होगा। एक बच्चे ने पूछा क्षिप्रिका क्या है? क्षिप्रिका वाटरफॉल, रैपिड को कहते हैं। मैं बताता हूं क्षिप्रिका क्या है। रैपिड्स को कहते हैं। रैपिड्स क्या है मैं डायग्राम बना के बताता हूं। प्लीज अब माइक यदि आपका ऑन होगा तो बिना पूछे तो प्लीज मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा ये करना पड़ जाएगा फिर बार बार, क्योंकि बाकी हमको भी इरिटेशन होता है, ऐसा साउंड क्रिएट होता है ना उससे, यहाँ कड़कड़ कर कर तो बहुत ज्यादा रिपीट ये होने लगता है, इरिटेशन। तो हम थोड़ा डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप में से जिस बच्चे का माइक विदाउट इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डिस्टर्ब करेगा, हम कोशिश करेंगे कि उनको एक दिन की छुट्टी दे दें। तो आप ध्यान रखिएगा प्लीज। देखिए ये ऐसा कभी देखा होगा आपने, इस तरह का, यदि ये क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर है, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है। यदि स्लोप इस तरह का हो और इस स्लोप में यदि पानी यहां से उतर रही हो, तो क्या होता है ना, उतरते समय जब पानी ऐसे सीढ़ीनुमा ढाल से उतरती है, जब पानी ऐसे सीढ़ीनुमा ढाल से उतरती है,
तो पानी इस तरह से उछल उछल के जंप कर करके उतरती है, ठीक है, जंप कर करके उतरती है, यहां जंप करती है। तो ऐसा ऐसा फ्लो यदि वाटर का हो, जो यूथफुल स्टेज में कभी कभी होता है, यूथफुल स्टेज में रॉकवेड यदि ऐसा है, चट्टानों की परतें यदि ऐसी हैं, तो ऐसे कंडीशंस क्रिएट होते हैं। ऐसा वाटर यदि मूव कर रहा हो रिवर का, तो इसके लिए इस टर्म यूज होता है क्षिप्रिका। इसको क्या बोलते हैं? क्षिप्रिका। फ्लूवियल वाटर साइकिल पढ़ेंगे ना, फ्लूवियल वाटर जो है लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, तो इसी को रैपिड बोलते हैं इंग्लिश में, रैपिड्स। नदियां अपनी यूथफुल स्टेज में रैपिड्स क्रिएट करती है, तब क्रिएट करती है जब चट्टान जिससे वो गुजर रही हो उसका स्लोप जो हो वो सीढ़ीनुमा हो। सीढ़ीनुमा स्लोप से जब नदियां उतरती हैं तो इस तरीके की आकृतियां पैदा करती हैं। नदियां क्या बनाएंगी अपने डिफरेंट डिफरेंट फेज में, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है नदियों के मार्ग में जो संरचनाएं हैं, चट्टानें जो हैं, ठीक है। तो संरचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि डेविस ने खुद भी कहा था कि संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी संरचनाएं भाई? आपको बताया था मैंने कौन सी संरचना की बात कर रहा था, वो चट्टानों की संरचना। अगला पॉइंट देखो, आगे डेविस कहते हैं कि यूथफुल स्टेज में डेविस तीन चार टेक्निकल बातें करते हैं। ध्यान से एक बात समझना, कई बच्चे क्या करते हैं, इसी पे फोकस कर देते हैं। आपको इस पे सिर्फ एक बार नाम लेना है कि ये चीजें बनती है, इसका डायग्राम नहीं बनाना है। यदि डेविस लिख रहे हो तो इसकी चर्चा मिनिमम पॉइंट्स में कर देना, एक ही पॉइंट्स में, क्योंकि डेविस ने इस पे फोकस ही नहीं किया है। हम समझने के लिए लिखने चाहते थे और भटक जाता है बच्चा। तो तुम क्या लिखोगे फिर इसमें? इसमें इरोजन पे फोकस करना, कि डेविस ने कहा कि बॉटम इरोजन ज्यादा होता है, बॉटम इरोजन ज्यादा होता है, वैली डीपनिंग ज्यादा होता है, क्योंकि नदियां अपने चैनल को ग्रेडेड करना चाहती है, यानी स्लोप ग्रेडिएशन जो है, इट मींस चैनल को वो बेस लेवल तक ले जाने की उसकी मंशा होती है। नदियां इसलिए बॉटम इरोजन करती है। दूसरी बात तुम यहां लिखना कि जो अपर कर्व है, जो अपर कर्व ग्राफ में डेविस ने बताया है, वो अपर कर्व जो है वो तेजी से नीचे की तरफ, ठीक है, वो अपर कर्व के जो जल विभाजक है, उन विभाजकों के बीच, अपर कर्व के जो जल विभाजक हैं, इन जल विभाजकों के बीच डीपनिंग करती हैं, वैली डीपनिंग, घाटी को गहरा करने की कोशिश करती हैं नदियां। एक और पॉइंट यहां पे लिख सकते हो कि डेविस ने चार बातें की, यही चारों बातें कल एक बहन पूछ रही थी, तो मैंने जानबूझ के चारों को कोशिश किया कि आज बता दूं। डेविस ने कहा कि जो यूथफुल स्टेज होता है उसमें उच्चावच उच्चावच स्थिर रहता है। अब ये उच्चावच क्या है? उच्चावच क्या है, जरा ठीक ठीक से समझ लो। दो बातें आती हैं। उच्चावच मतलब क्या? जैसे ये मान लो राइज हुआ, ये एक तरह का राइज हुआ, ये पूरा का पूरा क्या है, पहाड़ी क्रिएट हुआ। इस पहाड़ी में यदि बीच बीच में नदियां क्या कर लेंगी, गड्ढे गड्ढे घाटी बना देंगी, गहरी घाटियां बना देंगी बीच बीच में नदियां, तो फिर ये पहाड़ी कैसी दिखेगी? ऐसा दिखेगी, ऐसा 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 ऐसा। उस पहाड़ी को हम आगे से देख रहे हैं, एक नदी यहां से उतरी, एक नदी यहां से उतरी, एक नदी यहां से उतरी। अब देखो, पहले एक चोटी था, अब क्या हुआ, यहां कट गई, यहां कट गई, यहां कट गई। थोड़ा ना 3D इमेजिन करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा, और 3D इमेजिन तुमको हम करवा देते हैं, तुम तुरंत समझ जाओगे। कभी नया नया सड़क तुम्हारे तरफ बना होगा, नयका सड़क, और मिट्टी भराई हुई होगी नयके सड़क में, और मिट्टी भराई के बाद यदि बारिश हो गया होगा जम के, तो जो सड़क के दोनों किनारे पर इधर क्या हो गया होगा, बारिश का पानी दोनों किनारे पर सड़क के तरफ क्या कर दिया होगा, पहले एकदम सब एक जैसा होगा। नदी का जो सड़क का जो ढाल है वो बिल्कुल मिट्टी भरा होगा, तो ये सड़क है मान लो, तो ये जो सड़क है ये बिल्कुल एकदम प्लेन ऐसा ढाल होगा, इसका एकदम बराबर ढाल होगा। लेकिन बरसात के बाद क्या लगता है, दोनों तरफ का ढाल एक जैसा होगा, या ये ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, बीच बीच से नाला ऐसे निकल जाएगा, नाला जैसा। तो ये जो ऊबड़ खाबड़ क्रिएट हो गया, यही है उच्चावच। उच्चावच का मतलब ही होता है ऊबड़ खाबड़, यानी रिलीफ क्रिएट हो गया, एक टीला बन गया, घाटी बन गया, यानी फिर दो जल विभाजक की तरह बन गया और बीच में घाटी जैसा बन गया। तो इस तरह की संरचनाएं ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में क्रिएट होती है।
तो अब डेविस टेक्निकल टर्म क्या यूज कर रहा है यहां पे, समझना जरा, ध्यान रखना, हम शॉर्टकट नहीं जाना चाहते हैं। निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है क्योंकि पार्श्विक अपर्दन नगण्य होता है। यह लाइन याद समझ लो पहले, पार्श्विक अपर्दन नगण्य रहता है, मतलब क्या कहने का है, इधर और इधर कम काटा, तो ओवरऑल उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई, ओवरऑल ऊंचाई। तो उच्चावच जैसा पहले जितना ऊंचा लिया था, पहले जितना ऊंचा था, अभी भी ये उतना ही ऊंचा है। तो जो निरपेक्ष उच्चावच है, ऊपरी ऊपरी कर्व जिस ऊंचाई को लेके हम बना रहे थे, जिस पॉइंट को लेके अपर कर्व बना रहे थे, वो अभी भी वैसे के वैसे है, यानी ऊंचाई में कमी नहीं आई, ऊंचाई में कमी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि पार्श्विक अपर्दन यानी दोनों तरफ का लैटरल इरोजन नहीं हुआ ज्यादा। नदियों की जो यूथफुल स्टेज है वो माउंटेन रीजन में ज्यादा दिखती है, और माउंटेन रीजन में उच्चावच भी ज्यादा दिखता है। मैदानी भाग में उच्चावच रिलीफ कम दिखता है, मैदानी भाग में जो उबड़ खाबड़ जमीन कम समतल दिखता है, तो वहां उच्चावच कम दिखता है, ऊंचाई गहराई कम दिखता है मैदान में। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई गहराई बराबर दिखता है। जो माउंटेन ऐसा थोड़ी है कि नदियों के बहुत सारी नदियां निकलने से माउंटेन माउंटेन से प्लेन बन जाता है या घाटी बन जाता है क्या? नहीं, माउंटेन तो माउंटेन ही रहता है, चाहे 1000 नदियां निकले या 5000 निकले। नदियां तो निकलने से माउंटेन के उच्चावच पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कालांतर में हजारों लाखों वर्षों में हो सकता है अपर्दन होते होते उसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, लेकिन ऊपर ऊपरी चोटी जो होती है वो वैसे के वैसे रहती है। चोटी की ऊंचाई जो है वो उत्थान राइज के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि जो उच्चावच है वो स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्श्विक अपर्दन कम होता है, बॉटम इरोजन ज्यादा होता है। दूसरी बात उसने की कि जो घाटी के लगातार लंबवत, घाटी गर्तन ज्यादा होता है, और न्यूनतम अपर्दन जो है ऊपरी भाग में कम होती है, यानी उच्चावच निरंतर ज्यादा, मतलब उबड़ खाबड़ और बढ़ता है ना कि घटता है। वो इसका जो ऊपरी मान है वो तो बना रहा है, लेकिन यदि हम क्षैतिज रूप से देखें तो ऊंचाई गहराई में मतलब पूरा ओवरऑल यदि हम देखें तो वो एक इनबैलेंस क्रिएट होता है, मतलब बढ़ता है। उबड़ खाबड़पन क्या होता है? बढ़ता है। अपर्दन के कारण उस क्षेत्र में उबड़ खाबड़पन बढ़ता है, भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। देखो, पेंक और डेविस ने दोनों ने 3 तरह के ढाल की बात की है। डेविस ने भी ढाल की बात की, डेविस ने भी कहा है कि तरुणावस्था वाला क्षेत्र जो होता है वहां ढाल उत्तल होती है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स होती है, ढाल कॉन्वेक्स होती है। और जो मध्य अवस्था होता है, कौन सी अवस्था? यानी कि मैच्योर एज जो हो, मैच्योर एज में ढाल समढाल होती है, यानी ना उत्तल होती है ना अवतल होती है। मैच्योर एज में जो ढाल होती है वो बिल्कुल नॉर्मल ढाल होती है, ठीक है, नॉर्मल ढाल होती है। इसको ना हम कनकेव कह सकते हैं ना कॉन्वेक्स कह सकते हैं। इस ढाल को आप क्या कहेंगे बताइए? ये एक ढाल है, लेकिन ना तो ये कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव है, ये मैच्योर वाला एज है और ये यूथफुल वाला एज है। और तीसरा जो ढाल है, डेविस ने कहा कि ये ढाल अवतल ढाल होता है, यानी तीसरे में कैसा ढाल होता है? अवतल ढाल होता है। ये स्लोप की बात कर रहे हैं, ढाल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डेविस ने ढाल की बात नहीं की, लेकिन डेविस ने ढाल को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। डेविस ने भी 3 तरह के ढाल की बात की, कॉन्वेक्स ढाल, सम ढाल और कॉनकेव ढाल, ठीक है। यानी अवतल स्लोप की बात की, अवतल ढाल की बात की, सम ढाल की बात की, और साथ ही साथ उत्तल ढाल की बात की। तो तुम्हारा पहला पॉइंट जो होगा, यानी तरुणावस्था, यूथफुल स्टेज, उसमें कुल मिलाकर के तुम 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला पॉइंट लिखना कि अकॉर्डिंग टू डेविस, यूथफुल स्टेज इज अ स्टेज वेयर स्लोप इज कॉन्वेक्स ऑलवेज, ठीक है, कॉन्वेक्स स्लोप होता है। और कॉन्वेक्स स्लोप होने के कारण, कॉन्वेक्स स्लोप होने के कारण स्लोप बहुत ज्यादा, स्लोप ग्रेडियंट जो होता है उसको पाने के लिए नदियों में बहुत ज्यादा फोर्स आ जाती है। और जब फोर्स आ जाती है ढाल के कारण, ढाल तीव्र होता है, सीधी बात को ठेठी देहाती भाषा में, ढाल तीव्र होता है। तीव्र ढाल के कारण नदियां अपना तली का अपर्दन ज्यादा करती है।
इस तरह की व्याख्या चाहिए वहां पे। और लास्ट में लिख देना कि इन तलीय इस तरह की अपर्दन की क्षमता ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ये स्थलाकृतियां बनती है जो हमने बताया था, वी शेप्ड वैली और गॉर्ज कैनियन एक्सेट्रा बनता है, ये लिखना है। और ये भी बताना है इसमें एक पॉइंट कि जो नदियां हैं वो निरपेक्ष उच्चावच को स्थिर रखती है, लेकिन ओवरऑल उच्चावच बढ़ा देती है इस क्षेत्र में, अपर्दन कर करके उबड़ खाबड़पन बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। बट ओवरऑल जो हाइट है, वर्टिकल उच्चावच जो है वो लगभग बराबर रहती है, उसको कम ये प्रभावित करता है, जो ऊपर ऊंचाई है, ऊपरी जो कर्व है, अपर कर्व वाली ऊंचाई। लेकिन उसके बीच जो उबड़ खाबड़पन है यानी उच्चावच है, उसको वो बढ़ाती है। ये सारे टेक्निकल बातें आपको उसमें डालनी है तरुणावस्था में। देखो सिंपल भी लिख के, बहुत सारा बच्चा सिर्फ लिख के आ जाता है तो उसको भी वो मार्क्स दे देते हैं, भी सेव्ड वैली और बाकी जो बताया मैंने छिप्रिका उप्रिका, उसका डायग्राम भी छोटा छोटा डाल देते हैं वहां, चलता वो भी है। वो आपातकाल में आप वो डाल सकते हो, वो और ये दोनों मिला के आपके पास कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कंटेंट होगा ना आपके पास तो कम लिख के आओगे, और कंटेंट कम होगा तो बहुत कम लिख के आओगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रौढ़ावस्था पे। प्रौढ़ावस्था को डेविस ने वैली वाइडनिंग स्टेज कहा। इसमें लैटरल इरोजन शुरू, पार्श्विक अपर्दन, दोनों तटों को काटने की क्रिया बढ़ जाती है। और दोनों तटों को जब काटना शुरू करती है नदियां, तो नदियों की घाटी बहुत चौड़ी हो जाती है। और इसका कारण जो है, नदियों के घाटी के चौड़े होने का कारण समढाल है, यानी कि स्लोप ग्रेडियंट जो है, यानी ढाल प्रवणता जो है, वो ढाल तीव्रता लिखेंगे। ढाल तीव्रता जो है अपेक्षाकृत यूथफुल स्टेज की अपेक्षा कम हो जाती है। हालांकि लिखेंगे, हालांकि डेविस ने ढाल को उतना महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं माना, जबकि पैंक के अनुसार ये सब कुछ ढाल पे डिपेंड करता है। पैंक ने ढाल को बहुत अधिक महत्व दिया। डेविस ने सर सिर्फ एक जगह ये बात की है कि इस अवस्था में नदी की जो ढाल की तीव्रता है वह अचानक कम हो जाती है, समढाल अवस्था होती है। तो और अन्य कारण को भी महत्वपूर्ण माना कि अपर्दन करने के लिए नदी के पास यहाँ मुलायम चट्टानों की बाहुलता मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर्वत की तरह कठोर चट्टानें कम मिलती हैं। तो चट्टानें चूंकि यहाँ पे सिंपल सॉफ्ट चट्टानें ज्यादा मिलती हैं उनको, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ढाल की प्रवणता थोड़ी कम हो जाती, ढाल की तीव्रता कम हो जाती है, स्लोप जो है वो उतना फास्ट नहीं होता। तो ओवरऑल नदी क्या करती है, बॉटम इरोजन को छोड़ करके तटीय दोनों तटों को काटना शुरू करती है। जब दोनों तटों को काटना शुरू करती है तो घाटी चौड़ा होने लगता है। और घाटी जब चौड़ा होने लगता है, साथ ही साथ इनके जो जल विभाजक हैं, जल विभाजक, वो भी उनका डिस्टेंस भी काफी दूर हो जाता है। ये वो फेज होता है जब नदी अपना शुरू करती है क्या बनाना, इसी फेज में नदी अपने आसपास की जो नदियां हैं उन नदियों को अपने साथ जोड़ना शुरू करती हैं, बड़ी बड़ी नदियों को। ऊपर तो छोटी छोटी धाराएं जोड़ती हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां यानी सहायक नदियों के जल क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे इसका वाटर डिवाइडिंग, वाटर कैचमेंट एरिया बढ़ जाता है, जल संग्रहण क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र से जल संग्रहित कर सकती है। पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र छोटा होता है जल संग्रहण का, लेकिन घाटियों के बीच का जल संग्रहण जो होता है यानी मैदानी क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र से जल संग्रहित कर सकती है। तो इसकी क्या होती है यहाँ पे, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज फोर्स जो है, गतिज ऊर्जा, ये कम हो जाती है। क्यों, ढाल कम होने के कारण। लेकिन इसका जो पार्श्विक इरोजन है, लैटरल इरोजन है, वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि चट्टानें जो यहाँ मिलती हैं, इनको सॉफ्ट चट्टानें ज्यादा मिलती हैं। लेकिन कहीं यदि इनको हार्ड चट्टान मिल गई तो फिर वहां विसर्पन यानी मियांडर क्रिएट करने लग जाती है। डेविस का कहना है कि जो प्रौढ़ावस्था है ये मेनली वी शेप्ड वैली के बाद वाली अवस्था है। और यहाँ घाटी को तो थोड़ा थोड़ा गहरा कर ही रही होती है नदी, लेकिन तटों की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। फिर सीधे आ जाएंगे जीर्णावस्था में। एक क्वेश्चन एक बच्ची का है, वो देख लेता हूं, फिर हम डेविस पे बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जिया कह रही है कि कहीं कहीं इनिशियल स्टेज, यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी और लेट मैच्योरिटी मिलता है। लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। वो एक्सप्लेन करने का लोगों का तरीका अपना अपना है, ठीक है। इनिशियल स्टेज का मतलब जब स्टार्ट होता है इरोजन, इरोजन के पहले का स्टेज इनिशियल स्टेज है। जब इरोजन स्टार्ट हो गया यूथफुल स्टेज है। और मैच्योर और लेट मैच्योर वो एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है।
तो कुल मिलाकर के आपने देख लिया दूसरे स्टेज में आपको क्या लिखना है। तीसरे स्टेज में 4 बातें आपको एक्सप्लेन करनी है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप कॉनकेव हो जाता है, कॉनकेव स्लोप हो जाता है बिल्कुल। और कॉनकेव स्लोप होने के कारण, स्लोप जब कॉनकेव हो जाता है तो ऐसे केसेस में अपर्दन बढ़ता तो है, अपर्दन यहाँ पे भी होता है, अपर्दन इरोजन यहाँ भी होता है, और घाटी जो है उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है, घाटी की चौड़ाई बढ़ने लगती है, घाटी की गहराई भी थोड़ी बहुत बढ़ती है। लेकिन नदियों के पास इतना ज्यादा मलबा जमा हो जाता है, इस स्टेज से गुजरते गुजरते डिपॉजिट्स इतना ज्यादा हो जाता है कि उस डिपॉजिट को कैरी करने के लिए इनके पास उतना फोर्स नहीं होता। ठीक है, उस तरह के फोर्स नहीं होते कैरी करने के लिए। ऐसे केसेस में नदियां क्या करती हैं, मियांडर बनाती ही हैं। इसी कारण से मियांडर बनाती हैं नदियां, ऐसे जा रही हैं, इसके मार्ग में ऐसे ऊंचा क्षेत्र आ गया तो साइड से बहना पड़ता है, जो ऊंचा वाला भूभाग आ गया उसके बगल से गुजरना पड़ता है। तो मियांडर क्रिएट करती हैं, डिपॉजिट्स कहीं कहीं करती हैं, और इसी केस में वो पेनी प्लेन बनाती हैं। जरूर लिखना, अकॉर्डिंग टू डेविस एट द एंड जब रिवर सी लेवल या बेस लेवल के लगभग करीब होती है और उसका फोर्स ऑफ इरोजन जीरो हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, खत्म हो जाता है, देन वो पेनी प्लेन क्रिएट करती है। और इस पेनी प्लेन में कहीं कहीं पर जो वो कॉनकेव स्लॉ मतलब अवतल ढाल के बीच में जो कठोर पहाड़ियां हैं जिनको अब और अपर्दित नहीं किया जा सकता, उन पहाड़ियों को देखा डेविस ने और कहा कि ये अपर्दन के अंत में बची हुई पहाड़ियां हैं, अपर्दित पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को उन्होंने नाम दे दिया मोनोडेनाक। मोनोडेनाक का एक एग्जाम्पल भी लिखना, उन्होंने यूएसए में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में एक पहाड़ी है मोनोडेनाक पहाड़ी। तो मोनोडेनाक शब्द जो उनके माइंड में आया, वो मोनोडेनाक टर्म आया कहां से, मोनोडेनाक टर्म कहां से आया इनके दिमाग में, वो आया न्यू हैम्पशायर, यूएसए के न्यू हैम्पशायर में एक पहाड़ी है, घर्षित पहाड़ी, बिल्कुल घिसी हुई पहाड़ी छोटी सी। उस घिसी हुई पहाड़ी का नाम है मोनोडेनाक। मोनोडेनाक एक पहाड़ी का नाम है, और उसी के आधार पर दुनिया में कहीं पर भी यदि ऐसी पहाड़ी संप्राय मैदानी इलाके में मिलती है तो उस छोटी घिसी हुई पहाड़ी को, या फिर जमीन से सटी हुई यदि ठोस कठोर चट्टानों वाली पहाड़ी नुमा संरचना मिलती है या आसपास से ऊंची भूमि मिलती है, तो उसके लिए मोनोडेनाक टर्म यूज होता है। आ जाओ पेंक को देख लो शुरू से, जीरो से बिल्कुल। पेंक आज समझ के ही आपको लिखो, ऊपर हेडिंग दे दो बाल्थर पेंक के कुछ डायलॉग्स लिख लो। बाल्थर पेंक, बाल्थर पेंक। हिंदी में पहले 2-3 बातें सुन लो और नोट कर लो, इंग्लिश वाला बाद में कल नोट करना। बाल्थर पेंक की जो संकल्पना है उसको कई नामों से हम जानते हैं। एक बहुचक्रीय अपर्दन चक्र भी बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक इरोजन साइकिल या पॉलीसाइक्लिक साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, उनके लिए एक टर्म और यूज होता है उनकी थ्योरी से रिलेटेड, उनको कहते हैं ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, स्लोप। ठीक है, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से भी उसके सिद्धांत को जाना जाता है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से भी उनके सिद्धांत को जाना जाता है। ढाल प्रतिस्थापन का मतलब हो गया स्लोप रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी कह सकते हैं उसको। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से भी उनके सिद्धांत को जाना जाता है। डेविस की आलोचनात्मक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उनकी थ्योरी को मूलतः डेविस की आलोचना के रूप में देखते हैं। डेविस ने जो कहा कि नदी अपनी 3 अवस्थाओं में इस चक्र को पूरा करती है, एक तो इनिशियल स्टेज था, उसको चक्र अवस्था में उन्होंने काउंट नहीं किया डेविस ने। ठीक है, डेविस का मूल रूप से 3 ही स्टेज है, लेकिन जब वो ग्राफ बनाते हैं ना तो ग्राफ में ऑटोमेटिकली 4 फेज बन जाता है 3 लाइन खींचने के कारण। तो शुरुआत वाला जो फेज बचा होता है उसी को इनिशियल स्टेज कहा है लोगों ने। दूसरे जो जोग्राफर्स आए उन्होंने उसकी व्याख्या करी है, तो उस व्याख्या के चक्कर में उन्होंने इस तरीके से बात की है। उसके बाद क्या है कि डेविस के बाद पेंक आए, और पेंक ने जो थ्योरी दी वो थ्योरी कहलाती है आपका 2-3 नाम से जाना जाता है। पहला नाम पॉलीसाइक्लिक थ्योरी। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक थ्योरी के नाम से भी उसको जाना जाता है। बाद में डेवलप हुआ हालांकि पॉलीसाइक्लिक, लेकिन बिगिनिंग में उन्होंने जो चक्र कहा उसको भी उन्होंने इरोजन साइकिल कहा। जब पेंक ने लिखा था तो अपनी थ्योरी को उन्होंने इरोजन साइकिल ऑफ इरोजन का नाम दिया।
और मॉडर्न तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी। पेंक ने दो टर्मिनोलॉजी यूज किया सेम ग्राफ के लिए। पहला उन्होंने कहा कि ये ग्राफीय तरीका है, जो उन्होंने भी ग्राफीय तरीका ही अपनाया। एंड और शुरुआत के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया उसको नाम दिया प्राइम प्राइम। देखो, पेंक को समझने के लिए दिमाग में रख लेना कि ये ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज करेगा, ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज करेगा। शुरुआत को इन्होंने नाम दिया है प्राइमा रंप या प्राइमा रम्य, कहीं कहीं लिखा है प्राइमा रंप। और लास्ट वाले को लिखा है उन्होंने इंडरम्प। जर्मन थे, और जर्मन लोग जो हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बहुत यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि प्राइमा रंप से स्टार्ट होता है, प्राइमा रंप से साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होता है, और ये एंड रंप पे फिनिश होता है। प्राइमा रंप से एंड रंप तक फिनिश होता है, और ये कोई चक्र नहीं है। तो क्या है? ये ना तो चक्र है ना ही स्टेज है, ये प्रावस्था, एक स्पेशल टर्म यूज किया उन्होंने, प्रावस्था हिंदी में बोलते हैं। उन्होंने प्रावस्था के जगह पे उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल वही यूज किया कि ये इसकी एक स्पेशल प्रावस्था के जगह पे क्या यूज किया, एक टेक्निकल टर्म। एक मिनट, हमने नोट करके रखा है। पेंक की जो थ्योरी है उसके बारे में पहले पॉइंट लिखेंगे कि वाल्थर पेंक वॉज अ जर्मन जियोलॉजिस्ट एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। लिख लीजिए, नोट कीजिए। वाल्थर पेंक जो हैं वो जर्मन भूगर्भवेत्ता और भू आकृति वैज्ञानिक हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि पेंक ने अपनी थ्योरी, अपना सिद्धांत, पेंक ने अपनी थ्योरी या अपना सिद्धांत कब दिया? इन्होंने अपनी थ्योरी या सिद्धांत, एक मिनट, पेंक की थ्योरी जो आई वो डेविस की थ्योरी के बहुत बाद आई। 1899 में डेविस ने थ्योरी दी थी, और पेंक ने जो थ्योरी दी थी, पेंक की थ्योरी नाइनटीन दोनों समकालीन ही थे। तो उन्होंने 1899 में दी थी थ्योरी, और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी ये 1920 के आसपास दी थी थ्योरी इन्होंने। ईयर बहुत कहीं भी लिखा नहीं है सही से, एक मिनट। पूरा नाम था एल्बर्ट वॉल्थर पेंक, और वियना के रहने वाले थे। अच्छा, एल्ब्रेथ उनके फादर का नाम था, वियना के रहने वाले थे। 1920 सही है, लिखिए 1920। तो 1920 में उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी वाल्थर पेंक ने। किताबों में नहीं लिखा हुआ है, जो आपका बुक है उसमें उतना डिटेल में नहीं है। तो जो वाल्थर पेंक है, इन्होंने 1920 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिंग में एक प्रोफेसर थे। और विलियम मॉरिस डेविस की जो थ्योरी थी उसी के रिएक्शन में इन्होंने थ्योरी क्रिएट किया था 1920 में। और उनके साथ साथ उनकी जो थ्योरी आई 1920 में, कुछ किताबों में लिखा है कि ये थ्योरी उन्होंने 1920 में दिया, और 1923 में उनकी डेथ हो गई, वाल्टर पेंक की। 1923 में पेंक की डेथ हो गई थी। उनको ओरल कैंसर हो गया था, माउथ का कैंसर, मुंह का कैंसर हो गया था, इसके कारण उनकी डेथ हो गई थी।
तो बेसिकली ये एक तरीके से देखा जाए तो विलियम मॉरिस डेविस, इनका हाँ इनके डेथ के बाद इनकी ये थ्योरी पब्लिश हुई थी, इसीलिए ज्यादातर किताबों में इनके ईयर्स के बारे में कुछ विशेष नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वाल्टर पेंक जो है जन्म हुआ था 1888 में, यानी छोटे थे उम्र में उनसे काफी। वो 1899 में थ्योरी दे रहे थे तो उस समय ये 10 ही वर्ष के थे, तो यानी उनके उनसे काफी जूनियर थे विलियम मॉरिस डेविस से। और इन्होंने अपनी थ्योरी जो दी 1920 में इन्होंने थ्योरी दी, और 24 में इनकी डेथ हो गई, ओरल कैंसर के कारण ये मर गए। इनकी थ्योरी का सबसे बड़ा जीवन प्राण ढाल है, स्लोप है। इनके 3-4 डायलॉग आप जब नोट कर लेंगे, कौन बच्चा 1925 लिख रहा है? नहीं, ये बहुत जगह किताबों में सही दिया हुआ है, 1924 में ही डेथ कर गए त्यागी जी। त्यागी जी गलत है, सुधार लीजिएगा। त्यागी जी अपने दुलारे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। तो जो भी किताब है उसको सुधार लीजिएगा, 1924 में उनकी डेथ हो गई, 24 ओरल कैंसर के कारण। पहला डायलॉग याद रखिए, इनका भी डायलॉग वैसे ही है जैसे क्या बोलते हैं डेविस का है, लिख लीजिए। भू अस्थलाकृतियां, हिंदी में लिखिए अस्थलाकृतियां, अकॉर्डिंग टू पेंक, अस्थलाकृतियां अस्थलाकृतियां संरचना, प्रक्रम और संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल ना होकर, इन्होंने डेविस को कंडेम्ड किया है। अस्थलाकृतियां या स्थल रूप संरचना, प्रक्रम या अवस्था का प्रतिफल ना होकर उत्थान की दर, राइज रेट, रेट ऑफ राइज, उत्थान की दर, कोमा अपर्दन की दर, अपर्दन की दर रेट ऑफ इरोजन, और पदार्थों के विस्थापन के दर के बीच के अनुपात का परिणाम है। उत्थान की दर, दूसरा अपर्दन की दर, और तीसरा पदार्थों के विस्थापन की दर। इसी को उन्होंने ढाल कहा। पदार्थों का विस्थापन किस पे डिपेंड करेगा? रिवर की स्पीड पे, और स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? स्लोप पे। ठीक है, इनके अनुपातों का परिणाम है। जो समझदार बच्चा है वो और बेहतर समझ पाएंगे, और जो नए बच्चे हैं ध्यान देना, पेंक का एक के मकसद था जिंदगी का, क्या? हम डेविस को गलत साबित करके रहेंगे, बस यही मकसद को लेके मर गया वो। उसको पता भी नहीं चला कि साबित हुआ गलत या नहीं हुआ। डेविस का तो कुछ नहीं हुआ, डेविस का निंदा करते करते पेंक पॉपुलर हो गया। हालांकि शुरू में लोगों को पेंक की बातें कुछ समझ में नहीं आई, बाउंस कर गई लोगों के दिमाग से पेंक की बातें। तो सवाल उठता है कि लोगों के दिमाग से पेंक की बातें क्यों बाउंस की? लोगों के दिमाग से पेंक की बातें इसलिए बाउंस की क्योंकि पेंक ने जो अपनी बातें एक्सप्लेन की वो सब के सब जो है कौन से लैंग्वेज में की? पेंक ने अपनी सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन की जर्मन लैंग्वेज में। अब जर्मन पूरी दुनिया को थोड़ी समझ में आएगा, तो पेंक को शुरुआत में नहीं समझ पाए लोग उनकी थ्योरी को, उसकी आलोचना को, क्योंकि पेंक ने अपने सिद्धांत में बहुत ज्यादा जर्मन शब्द शामिल कर दिया। जैसे ये प्राइमारंप है, ठीक है, ये जो प्राइमारंप है, प्राइमारंप और इंडरंप, लोगों को बाउंस कर जाए कि क्या है प्राइमारंप। प्राइमारंप का मतलब इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज को उसने प्राइमारंप कहा ये स्टेज नहीं पुकारूंगा मैं, क्यों? उनने पुकार लिया ना, मतलब सिर्फ उसने स्टेज वर्ड यूज किया, तो इसने कहीं भी स्टेज वर्ड यूज नहीं किया, उसकी जगह अलग तरीके से अपनी बातों को रखा है।
ठीक है। तो पहला टर्म यूज किया था प्राइमरम्प। प्राइमरम्प का मतलब हो गया ये वो स्टेज है जब राइजिंग स्टार्ट होता, द बिगिनिंग ऑफ द राइजिंग। ठीक है, राइज उत्थान के प्रारंभ होने के स्टेज को उन्होंने क्या नाम दिया? प्राइमरम्प। डेविस ने उसको क्या कहा था? इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में राइज होता है। डेविस का जो इनिशियल स्टेज था, डेविस का वो तुरंत कंप्लीट हो जाता था। इसने कहा नहीं, मेरा वाला क्या होगा? लंबा चलेगा रे, बहुत लंबा दंगल चलेगा। ये यहां से लेके यहां तक लंबा चलाया। कहा कि प्राइमरम्प बहुत लंबा पीरियड लेता है। डेविस ने क्या कहा था कि राइज एक क्या है? शॉर्ट पीरियड है। तो पेंक क्या कहेगा? उल्टा। बिल्कुल इस्लाम हिंदू धर्म वाला सिस्टम है। हिंदू धर्म वाला सूर्य को पूजेगा तो हम चांद को पूजेंगे। हिंदू धर्म वाला पूरब पूजेगा तो हम पश्चिम पूजेंगे। अपना आइडियोलॉजी है दोनों का, अपनी जगह दोनों सही है। हमको तो लगता है धरती गोल गोल घूम रही है, तो दोनों अपनी जगह सही है। ठीक है। तो ओवरऑल लॉजिक हम बस बताना चाह रहे हैं कि एक तरीके से दो पोल की तरह इनकी थ्योरी है। कहना दोनों को एक ही है, दोनों को ऊपर वाले के पास ही पहुंचना है। दोनों को ऊपर जो परम शक्ति है, परमेश्वर है, परम सत्ता है, निराकार जो भी आकार दे दे वो, तो वही बात है। इधर से और इधर से वाला सिस्टम है। तो इन्होंने कहा कि भाई शॉर्ट पीरियड है राइज। डेविस ने क्या कहा था? उत्थान एक छोटी अवधि है। पेंक ने कहा नहीं, लॉन्ग पीरियड है राइज। उत्थान में वक्त लगता है, और उत्थान की दर कभी कभी बहुत धीमी होती है, उत्थान की दर कभी कभी बहुत तीव्र होती है। तीव्र होगी तभी अल्प अवधि लगेगा, और उत्थान की दर जो धीमी होगी तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसलिए इसको उन्होंने एक टर्म यूज कर लिया, क्या? प्राइमरम्प। ये प्राइमरम्प फेज है। ठीक है। और टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी डिपेंड करता है रेट ऑफ द राइज पे। कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि राइज की स्पीड क्या है, उत्थान की दर क्या है, उत्थान कितने तीव्र गति से हो रहा है। दूसरा टर्म इन्होंने यूज किया कि प्राइमरम्प के बाद इन्होंने स्लोप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। पेंक ने अपनी थ्योरी में स्लोप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उसने कहा कि राइज जब कंप्लीट होता है तो राइज के पहले भी अपर्दन शुरू हो जाता है। राइज का मतलब राइज के साथ साथ अपर्दन शुरू हो जाता है। राइज शुरू होता है और अपर्दन भी शुरू हो जाता है, इरोजन भी शुरू हो जाता है। और बिगिनिंग में जब इरोजन स्टार्ट होता है तो उन्होंने इस अपने मॉडल को मार्फोलॉजिकल सिस्टम या मार्फोलॉजिकल एनालिसिस नाम दिया कि ये चैनल स्लोप जो है, ढाल जो है, ढाल के अकॉर्डिंग ही व्याख्या होगी। यानी अपर्दन पूरी तरह से निर्भर करती है किस पे? ढाल पे निर्भर करती है। पेंक ये कल्पना करते हैं कि जो क्रस्ट है, जो ऊपरी सतह है, वो उसमें मूवमेंट होते रहता है, और क्रस्ट में मूवमेंट होने के कारण ढाल बदलता रहता है। ठीक है। ढाल बदलता है तो नदियों के मार्ग बदलते रहते हैं, नदियों के मार्ग बदलते हैं तो अपर्दन के कई नए नए चक्र पैदा लेते रहते हैं। तो अपर्दन जो है, अपर्दन एक जैसा स्थिर नहीं रहता। अपर्दन की दर बदलती रहती है, कभी अपर्दन तीव्र हो जाता है, कभी अपर्दन कम हो जाता है, कभी अपर्दन ज्यादा हो जाता है। आगे लोग कंफ्यूज हो गए, भाई तुम पहले डिसाइड कर लो कि अपर्दन क्या है, अपर्दन कैसे होगा। यानी उन्होंने कहा, पेंक ने, कि स्लोप चेंजेबल है। देखो सिंधु नदी अपना रास्ता बदल ली ना, नदियां अपना मार्ग क्यों बदल लेती है? ढाल चेंज हो जाता है। तो पेंक कहीं ना कहीं सही था। पेंक का कहना था कि जो क्रस्ट है, ऊपरी सतह है, उसमें मूवमेंट होता है, और क्रस्ट में जब मूवमेंट होता है तो स्लोप बदलता रहता है, और स्लोप बदलता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग रिवर का जो रेट ऑफ इरोजन है वो भी बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि स्लोप पर ही रेट ऑफ इरोजन, अपर्दन की दर निर्भर करता है। इसीलिए टोटल जो मेरा थ्योरी है, ये थ्योरी एक मार्फोलॉजिकल सिस्टम और मार्फोलॉजिकल एनालिसिस है। और ये मार्फोलॉजिकल सिस्टम ये चक्र नहीं है, ये बदलता हुआ सिस्टम है, चेंजेबल सिस्टम है, जो प्राइमरम्प से स्टार्ट होता है, इंडरम्प पे खत्म होता है। रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है वो प्राइमरम्प स्टेज होता है, वो प्राइमरम्प एरिया होता है, और जहां रिवर अपना माउथ बनाती है वो इंडरम्प स्टेज होता है। और इंडरम्प में जो जिन पहाड़ियों को उसने मोनाडेनाक कहा, पेंक ने कहा वो मोनाडेनाक नहीं है, वो इंसेलबर्ग है। यानी हम सेम थिंग, सेम घसी हुई पहाड़ी को सिर्फ नाम बदल दिया। इसने क्या पुकारा? इंडरम्प। उसने क्या पुकारा था? उसने ये इंडरम्प क्षेत्र को बोला। जिसको उसने संप्राय मैदान कहा था, उसको इन्होंने इंडरम्प क्षेत्र कहा, इंडरम्प एरिया।
और उस इंडरम्प एरिया में जो छोटी मोटी पहाड़ियां दिखी इसको, उन पहाड़ियों को इसने क्या कहा? इंसलबर्ग। इसने भी उन पहाड़ियों को इंसलबर्ग पुकारा, क्योंकि इनके समकालीन दूसरे जो थे किंग और बाकी लोग, उन लोगों ने भी इंसलबर्ग पुकारा था, तो इसने मोनाडेनाक नहीं पुकारा। अब रही बात वो जो अवस्था है, उसको इन्होंने अवस्था नहीं कहा, तो जर्मन नाम दिया सबको। तो बाद के जोग्राफर्स ने उन जर्मन नामों की जगह प्रावस्था शब्द यूज कर लिया। तो प्रावस्था टर्म इन्होंने यूज नहीं किया था, इन्होंने फेजेस में बांटे, अपर्दन के चक्र को फेजेस में बांटा, और इन फेजेस को अलग अलग नाम दे दिया इन्होंने, जर्मन नाम। एक को नाम दिया अफास्तिजिंडे इंटू इक्विलेंडे, इंटू इक्विलिंग है, इंटू इक्विलिंग। तो अब ये कोई बच्चा सुनेगा ना तो सिर मार देगा दीवार में, हे प्रभु हम ज्योग्राफी क्यों लिए? ठीक है, ये नहीं रटना है, आफास्ति जिंडे इटविगलुंग नहीं रटना है, ये जर्मन टर्म है। दूसरा टर्म इन्होंने यूज किया ग्लिक फार्मिंग इंटुइकलुंग। इसके कारण ही पेंक को लोगों ने पढ़ा नहीं, शुरुआत में पेंक को नहीं समझा लोग। बाद के जोग्राफर्स इस उनके इस फेजेज को, जो उन्होंने कुल मिलाकर के उन्होंने टोटल 5 फेज की बात की है, 5 नहीं टोटल 3 फेज की बात की है उन्होंने, 3 फेज की बात की है। तीनों को उन्होंने प्रावस्था नाम, मतलब अलग अलग नाम दिया था तीनों को। पहला को दे दिया था इंटुक्लुंग, दूसरे को नाम दे दिया था इंटुक्लुंग के बाद पहले को अफास्ति जिंडे इंटुक्लुंग। तो आपको रटना नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। लास्ट में कह देना है कि डेविस, जब तुलना करेंगे तो लिख देना है कि पेंक ने डेविस की आलोचना के चक्कर में अपनी अवस्थाओं, जो प्रावस्था की बात करते, क्योंकि उनका मानना है कोई अवस्था नहीं होती, डेविस को कभी कभी गलत साबित करने में ना हम गलती कर जाते हैं आलोचना के चक्कर में। तो डेविस की आलोचना के चक्कर में उन्होंने अपनी अवस्थाओं को जर्मन नाम दिया, जर्मन नाम। 3 अवस्थाएं इन्होंने भी बताई, 3 प्रावस्थाएं, अवस्था नहीं प्रावस्थाएं। अंतिम प्रावस्था को उन्होंने, अंतिम प्रावस्था को उन्होंने आवास्ति जिंडे, आवास्ति माना अंतिम होता है जर्मन लैंग्वेज में, आवास्ति जिंडे का मतलब होता है अंतिम। और इट्विंकलुंग जो है ना, इट्विंकलुंग का मतलब होता है फेज, अंतिम फेज। तो अंतिम फेज लिखता पगला कहीं का, उसने लिख दिया आवास्ति जिंडे इट्विंकलुंग। तो जो यूरोपियन जोग्राफर्स थे, अदर जो अमेरिकन जोग्राफर्स थे, इसी कारण से इसकी आलोचना की। बहुत मैथमेटिकल और बहुत ही साइंटिफिक थ्योरी है। आपको और एक दिन यानी कल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इतनी साइंटिफिक थ्योरी है कि डेविस से लाख गुना बेहतर तरीके से इरोजन को समझाता है, इरोजन साइकिल को समझाता है। बिल्कुल मास्टरपीस है। बस 3 कमी है इसमें। एक, इन्होंने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जर्मन टर्म ज्यादा यूज कर लिया। हमको वो जर्मन टर्म रटना नहीं है, सिर्फ 2 रटेंगे, प्राइमरम से लेकर इंडरम तक। बाकी चीजें नॉर्मल हम व्याख्या करेंगे एग्जाम में, सिर्फ लिख देंगे। जब कहीं आलोचना करना होगा ना, तो वहां आलोचना में लिख देंगे कि इन्होंने जर्मन वर्ड टेक्निकल टर्म के रूप में ज्यादा यूज किया, जिसके कारण बहुत लोग इसके सिद्धांत को सही से समझ नहीं पाए। दूसरी बात क्या है, इन्होंने स्लोप, ढाल के चेंज होने पे बड़ा फोकस किया। हर फेज में इन्होंने कहा कि ढाल, इन्होंने भी 3 तरह की ढाल की बात की, वही सेम डेविस वाली चीजें ही इन्होंने कॉपी की। इन्होंने भी कहा कि शुरुआत में उत्तल ढाल होता है, बीच में सम ढाल होता है, अंत में अवतल ढाल होता है, और इन ढाल का अपर्दन पर प्रभाव पड़ता है। सारी चीजें वही कही इन्होंने, जिन्होंने जो उन्होंने डेविस ने कहा था। बस अंतर सिर्फ इतना है, इन्होंने, डेविस ने ढाल को इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना, इन्होंने ढाल के सिवा और किसी को कोई फैक्टर नहीं माना। यानी इनके अकॉर्डिंग स्लोप का जो रेशियो होता है, स्लोप का जो स्लोप की जो तीव्रता होती है, उसी पे पूरा का पूरा साइकिल इनका डिपेंड करता है। और बस इन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि स्लोप चेंजेबल है, तो इरोजन का रेट भी चेंजेबल है। कई आलोचकों ने यह भी कहा कि इनका तो अपर्दन का दर बदलते रहता है, इनकी माने तो तरुणावस्था में भी अपर्दन तीव्र और ज्यादा होती है, और अंतिम जो फेज है, अंतिम प्रावस्था में भी अपर्दन तीव्र और ज्यादा होती है। यानी अपर्दन लगातार तीनों अवस्था में ये मानते हैं कि होती है, लेकिन अपर्दन की दर बदलती रहती है। इसको लेकर के भी, वो अपर्दन का दर क्यों बदलता रहता है, इसका उत्तर पेंक ने कभी दिया नहीं, कहीं नहीं दिया। मर गए वो अपने सिद्धांत को, यदि वो जिंदा रहते, ये भी लाइन आप अपने आंसर में डालना कि पेंक की मृत्यु कम समय में हो गई कैंसर के कारण,
ओरल कैंसर के कारण। यदि वो जीवित रहते तो ये सिद्धांत उनका सबसे बेहतरीन यूनिवर्सल सिद्धांत बन जाता यदि कुछ सुधार इस सिद्धांत में करते। जैसा कि डेविस के सिद्धांत में आगे जाकर के कई वैज्ञानिकों ने, ज्योग्राफर ने सुधार किया और उसको ये अच्छा सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित किया। पेंग के सिद्धांत को दूसरे ज्योग्राफर ज्यादा करेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि इनका सिद्धांत बहुत ज्यादा टेक्निकल है। टेक्निकल क्या है? इनके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इन्होंने कहीं कहीं किया, यूज किया, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल्स कम दिए और इन्होंने किसी रिवर, नदी का कोई मुआयना नहीं किया। इसलिए कुछ ज्योग्राफर मानते हैं कि इनका सिद्धांत काल्पनिक है, हवाई दुनिया में बनाया इन्होंने। इन्होंने सिर्फ डेविस के पके पकाए खिचड़ी को तड़का मार दिया। ये मतलब एक तरीके से उनके सिद्धांत को क्या कर दिया, तड़का मार करके अपना नाम दे दिया कि ये मेरी डिश है, ये मेरी डिश है, मैंने बनाया न्यू डिश। तो बस ये आज की क्लास इतना रखता हूं। पेंक तुरंत समझ में नहीं आएगा। कल हम आपको फ्लूवियल साइकिल जो टोपोग्राफी है कल से स्टार्ट करेंगे। पेंक समझो कल फिनिश हो जाएगा। और एक आपका बार बार पॉइंट आता है कि आप एक योगी जी, ये योगी जी कहते हैं योगेंद्र जी का, कि आप मुझे टेलर का बता दीजिए। तो कल हम टेलर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं। और जो टेलीग्राम वाला सिस्टम है उस पे हम कल वाला एक दिन छोड़ के एक दिन रिकॉर्डिंग दे पाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोसेस होने में पूरे रात का टाइम लग जाता है। तो हमने परचेस तो कर लिया है आप लोगों के सहयोग से, वही जूम का ही परचेस करना पड़ा क्योंकि और दूसरा का अभी तक टेक्निक सीखा नहीं है। तो जूम वाला भी मुझे सस्ता पड़ रहा है, 2500 रुपये में 100 GB पड़ रहा है। पर मंथ 2500 देंगे, 100 GB तक हम आराम से सेंड कर पाएंगे लोगों को। और ना जो पहले का हम 15 GB तक 10 GB तक रखे हैं वीडियो सेव करके क्लाउड में, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। यहां से डिलीट करेंगे तो दोबारा किसी का खुलेगा ही नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं डिलीट कर सकता और नया परचेज कर रहा हूं। ये सब सिस्टम पता नहीं था मुझे। डेविस वाला 10 पॉइंट हम कोई किसी से मंगाते हैं आप में से जिन्होंने नोट किया होगा, या हम ही नोट करेंगे और आपको भेजते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी अच्छा होता है। वो सब एक ही है, मैंने सबको देख लिया, कुल मिलाकर के उतनी ही सिस्टम है। पैसा वैसा सब लोग वैसे ही चार्ज करने लगते हैं। अब हम जूम को देखे फंस गए हैं तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, कुंदन कुमार का कहना है कि रिटर्न करा दीजिए। ठीक है, जिया का कहना है कि हर टॉपिक का कुछ कुछ नोट्स। ठीक है, ठीक है, आप सब जो भी है अब मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप अपने सलाह, जब भी आपको टाइम मिले मैं उस पर जरूर फोकस करूंगा। ठीक है, चलिए।